नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं और किसानों ने आज काला दिवस मना करके इसको लेकर विरोध भी जताया। दिल्ली से सटे बॉर्डर के साथ साथ प्रदेश भर के सभी शहरों से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने फिर से यह साफ कर दिया कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखें, किस तरह से काली पट्टी, काले झंडे, काले कपड़े पहनकर विरोध को जताया गया। किसानों ने काला दिवस मनाया है और काले दिवस को कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों का भी समर्थन है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल, पानीपत, जाखल, रेवाड़ी, पलवल, सोनीपत, झज्जर और भिवानी की तस्वीरें और कमोबेश इसी प्रकार की तस्वीरें पूरे हरियाणा के अंदर आज देखने को मिली, क्योंकि 6 महीने किसानों के इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और आज इसको काला दिवस के तौर पर मनाया गया है। बॉर्डर्स पर भी, जहां पर भी किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी आज काला दिवस को मनाया गया है। सरकार से एक बार फिर से ये आग्रह किया गया है कि कानूनों को वापस लिया जाए, बातचीत दोबारा से शुरू हो। लेकिन सवाल आज भी 6 महीने के बाद वही बरकरार है कि आखिर कैसे इसका हल निकले और आखिर इसका हल होगा क्या, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद आप देखें कि किस तरीके से किसानों ने आज इसको काले दिवस के तौर पर मनाया है। तो आज पूरे 6 महीने इस किसान आंदोलन को चलते हुए हो चुके हैं। इन सबके बीच में किसान आंदोलन में तमाम उन तस्वीरों को भी आपने देखा कि लगातार किसानों ने नई नई रणनीति के साथ सरकार को बताने की, सरकार तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिशें की। उसमें चाहे भारत बंद के आह्वान हो या फिर सड़क को जाम करने के, ट्रैक्टर रैलियों को निकालने के, ये सारी कवायद आपने देखी हैं। लेकिन आज 6 महीने पूरे होने के बाद तस्वीरें किस प्रकार की थी ये भी आप देख लें, क्योंकि 6 महीना पूरा होने के बाद आज इसको काले दिवस के तौर पर मनाया गया। और इन्हीं सारे विषय को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने भी खास बातचीत की है, सुनिए। किसान आंदोलन को हमने आपको बताया कि 6 महीने का वक्त हो गया है और शायद 6 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने भी नहीं सोचा होगा कि 6 महीने ये आंदोलन चलेगा। लेकिन 6 महीने चला, कई बार वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल हुई। 2 दिन पहले इंडिया न्यूज ने राकेश टिकैत साहब से बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी तैयार हैं बातचीत के लिए, किसानों की तरफ से ये पहल है, लेकिन सरकार कब बात करेगी उसका इंतजार वो कर रहे हैं। आज का दिन वो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीधे राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहेंगे जी, काला दिवस इसका मतलब पहले जानना चाहेंगे। तो विरोध करना जी 6 महीने हो गए, कोई खुशी नहीं है। जी हमको दुख है, दर्द है कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। जी तो एक हाथों में काले झंडे लिए हैं जी। और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बंगाल भी गए और बंगाल में अब क्योंकि किसानों का ये कहना है कि असर भी देखने को मिला और वहां पर जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं वो उसी वजह से इफेक्टेड हुए। तो आपका क्या कहना है बंगाल को जोड़ते हुए कि आगे और कहां की रणनीति होगी? और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ की रणनीति होगी। जी हाँ, जैसे चुनाव आते रहेंगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को जी और करारी इनकी हार हुई। जी जी। और जहाँ पे भी चुनाव होंगे भाई हम विरोध करेंगे। हमारी सरकार बात नहीं मान देगी, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हालांकि अब ज्यादा वक्त यूपी चुनाव में नहीं रह गया है। कोई बात नहीं, हम क्या कहीं से किराए के जाने हैं। जी जैसे ये कोविड ये खत्म होगा, जी मीटिंग शुरू होगी तो हम भी शुरू कर देंगे। जी। अच्छा, कोविड आपने जिक्र किया, इसको लेकर किस तरह से प्रोटोकॉल आप मान रहे हैं और आप संदेश भी लगातार दे रहे हैं। आपने खुद भी मास्क लगाया, तमाम लोगों ने मास्क लगाया, तो क्या कुछ आप कह रहे हैं? जो WHO की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं जी। क्योंकि देखिए इस 6 महीने के दौरान जब दोबारा से ये कोविड की सेकंड लहर जब आई तो एक बयान ये भी आया कि किसानों की वजह से जो कोरोना है उसको बढ़ोतरी मिली। तो क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो क्या ही करे, सरकार पे इलाज है नहीं तो इलाज नहीं है तो किसी दूसरे पे ही थोप दो भाई। और हमने यही तो कहा है कि जैसे कोविड आया जी लोगों ने सड़कों पे जान दी अपनी, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद थे, वैक्सीन जो उसकी दवाई थी कोरोना की वो तिजोरियों में बंद थी। इसमें थोड़ा सा दुखद सवाल ये है कि कुछ गांवों में भी हमने देखा कि कोरोना की लहर चली गई। तो आपको क्या लगता है सरकार इस मसले पर कहां तक सफल रही? जो कोरोना का ये पूरा मामला था इसे निपटाने में, इसे जो कंट्रोल करने में, आपको क्या लगा? किसी गांव में आपने भी सुना हो कि क्या कुछ रहा हो संबंधित किसी कुछ गाँव में? नहीं रहा गांव में। तो गांव के लोग तो बगैर ऑक्सीजन के लोग मरे। और बहुत लोगों ने, जो प्राइवेट लोग थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने ऑक्सीजन पे उस पर काम करा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ पे जान बचाने के लिए मुकदमे दर्ज करती है सरकार, लोगों को मरने दो। जी
आप ऐसे ही हाल पे उनको छोड़ दो तो सरकार का ये हाल है, सरकार पूर्ण रूप से 100% फैल रही। जी। बस आखिरी मेरा सवाल कि राकेश टिकैत साहब को देश सुन रहा है, बात कैसे होगी, कैसे बात होगी? आप ये कहते हैं हालांकि सरकार करेगी, लेकिन बात होगी कैसे? कुछ भी आपका सॉल्यूशन इस समय 6 महीने पूरे होने पर? सोल्यूशन तो सरकार निकाल लेगी। कानून वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे कानून, आगे कमेटी बन जाए, बातचीत करती रहेगी। बहुत मसले अब देश में हैं। तो काला दिवस में विपक्ष के शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष की वजह से ही आंदोलन सफल नहीं हो पाया है। कि इस आंदोलन को कामयाब ना होने देने में और खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों का हाथ है, लेकिन ये पार्टियां किसानों की शुभचिंतक नहीं है। अगर ये शुभचिंतक होती तो जब हम किसानों को हमने वैक्सीन लगाने के लिए कहा और कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा और जब उन्होंने इनकार किया, अगर ये पार्टियां उनकी शुभचिंतक होती तो ये उनको समझाती कि हाँ आप ये वैक्सीनेशन लगवा लो, आप ये टीका टेस्ट करवा लो, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये पार्टियां किसानों की शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक हैं। कि इस आंदोलन तो सुना आपने कि किस तरीके से यहां पर अनिल विज की तरफ से भी इसको लेकर के निशाना साधा गया है। और आज की बड़ी बहस के शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि 6 महीने पूरे हो गए हैं, 6 महीने से किसान डटे हैं, समाधान आखिर इसका क्यों नहीं है और ये समाधान निकलेगा कैसे? ये बड़ा सवाल देश के सामने आज भी है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि सरकार और किसानों के बीच में आखिर बात अटकी कहां पर है, क्योंकि दोनों ओर से कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। सवाल आज की बड़ी बहस का तीसरा यह है कि कोरोना काल में धरना स्थलों पर जो किसान डटे हैं, क्या उनका इस तरीके से इस दौर में डटे रहना सही है? यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये जान से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रजेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं किसान एकता संघ के। ब्रजेश भाटी जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजेश भाटी जी, मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। 6 महीने बीत गए, आज काला दिवस भी आप लोगों ने मना लिया, लेकिन सवाल आज भी यही बरकरार है कि आखिर इसका हल है क्या? क्योंकि 6 महीने से तो आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि सरकार अब बातचीत करे, दोबारा से करे, ये बात भी कही जा रही है, लेकिन मामला अटका कहां पर हुआ है, अगर आप बता पाएं। आयुष जी, यही तो परेशानी है, सारी परेशानी यही है। और आज जो काला दिवस मना है, ये इसी परेशानी मनाया, कोई खुशी में नहीं मनाया हमने। हमारे 470 किसान शहादत को प्राप्त हो गए हैं और सरकार एक बार भी सुध लेने वाली नहीं है। 6 महीने हो गए, सारे जितने मौसम होते हैं भारत में, सारे ही मौसम किसानों ने देखे, लेकिन सरकार ने एक भी किसानों की नहीं सुनी। जहां पर किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली का कोई सा बॉर्डर हो, वहां से प्रधानमंत्री के घर की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है, लास्ट 15 किलोमीटर। लेकिन प्रधानमंत्री जी गुजरात में किसानों से मिलने जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन यहाँ तक किसानों तक नहीं आते जितने किसान पड़ रहे हैं। हमें खुशी नहीं मिल रही है। हमें ये दिख रहा है कि कोरोना फैल रहा है, हम बीमारी में आएंगे, तो सीधी सी बात है, बीमारी का दूसरा नाम मौत है। लेकिन क्या करें, जो सरकार 3 काले कानून लाई है, इनकी सीधी सी एक ही परिभाषा है, अगर ये लागू हो गए तो किसान की नस्लें खत्म हो जाएंगी। ये लड़ाई नस्ल की है, ये लड़ाई आने वाली नस्लों की है जो धरती पे नहीं देख पाएंगे। द्रौपदियों को कब्जा हो जाएगा, किसी को शौक नहीं पड़ा है। तो बैठे 6 महीने के, अगर 6 साल भी हो जाएंगे तो किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। और ये जो आज काला दिवस मना है, जो ब्लैक डे आज मना है, ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह से आगे भी बनते रहेंगे जब तक सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी। नहीं ब्रजेश भाटी जी, ये आपने बड़ी बात कह दी कि 6 महीने क्या 6 साल भी हो जाएं तब भी आप डटे रहेंगे, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। लेकिन एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप अपनी बात को उसमें जोड़ के रखिएगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के किसानों से मिल लेते हैं, अन्य राज्यों के किसानों से भी मिलते हैं, वो भी तो इसी देश के किसान है ना, उनके ही थ्रू बात पहुंचा दीजिए। क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रहा? वो भी तो इसी देश के किसान है ना, वो भी तो आप ही के किसान है। उनसे जाके इस बारे में चर्चा नहीं करते, उनके वहां जाके झूला पे झूलते हैं और वे उन्हीं के ही प्रेरित लोग हैं
जैसे इन्होंने 200 से 250 संगठन जो पहले इन्होंने दिखाए थे कि हमें समर्थन कर रहे हैं, उसी तरह से इनके वे लोग हैं। इनको रिलायंस के टावर टूटने पर दुख होता है, लेकिन 470 किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत पर दुख नहीं होता। इन्होंने जो अभी कह रहे थे आपके वो अनिल विज जी की वैक्सीन नहीं लगवाई, मुझे बता दीजिए भारत में कहाँ है वैक्सीन इनके पास? कितने किसानों के जहाँ धरना हमारा चल रहा है, जहाँ हमारे लगे हुए हैं, कितने वहां इन्होंने कैंप लगाए वैक्सीन के? मुझे बता दीजिए एक जगह भी। किसी ने मना किया है इनसे? ये खाली भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और जो है इन्हीं के पास यही जुमलेबाजी है। इनके पास किसान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने आज देख लिया, अगर बॉर्डर पे भीड़ ज्यादा होती है, जब ये कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, अगर वहां भीड़ नहीं होती है, फिर इनके लोग कहते हैं कि धरना तो ब्रजेश समाप्त हो भाटी जी, गया। मतलब कुल मिलाकर अभी आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, 6 महीने हो गए, अभी आगे आपको कोई उम्मीद नहीं है सरकार से? आयुष भाई, हमें सरकार से तो पूरी उम्मीद थी। हमने अभी जो पिछले 4 दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और हमने कहा है कि जो वार्ता का इन्होंने डेडलॉक किया हुआ है, इसको ये जारी करें और वार्ता करें, क्योंकि जिससे भी किसान अपने घर वापस जा सके। कोई किसान कोई वो थोड़ी है कि उसको शौक लग रहा है, यहाँ बॉर्डर पर पड़ा है पिछले 6 महीने से। आप भी सोचिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, लेकिन इन्होंने स्थिति ऐसी बना दी है कि भाई। चलिए, कुल मिलाकर ब्रजेश जी, आपने ये बात कही कि अब आप लोग डेडलॉक को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं इससे सत्ता पक्ष का भी इस पर पक्ष जानता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बात कहां अटक रही है? क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई ये लोग अब बात करने को तैयार नहीं है, आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिया, अब तो ये कह रहे हैं ना कि चलिए बातचीत दोबारा से शुरू करते हैं। समाधान तो देखिए प्रवीण जी, आप भी जानते हैं कि बातचीत से ही निकलना है। कहां मामला अटक रहा है? देखिए आयुष, ये ना पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान है। मैं बताता हूँ किस तरह से। आपको याद होगा, जिस वक्त सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच में 12 दौर की वार्ता हुई, आखिरी वार्ता हुई थी 22 जनवरी। 22 जनवरी की वार्ता के बाद सरकार ने बाकायदा स्पष्ट किया कि हम इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे और सरकार के प्रतिनिधि होंगे, और वो आपस में बैठ के बात करके तय कर लेंगे। सरकार ने बड़ा स्पष्ट तौर पे ये बात बोली थी। और साथ ही सरकार ने ये भी कहा था कि हमारा ये बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है, अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ है तो वो आप लेके आए। इसी बात को समझने की जरूरत है। एक तरफ तो राकेश टिकैत ये बोल देते हैं कि साहब हम वार्ता के लिए तैयार हैं। उनको ये बात बोलते वक्त नहीं भूलना चाहिए कि 22 जनवरी की वार्ता के बाद सरकार ने अपना बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव दे दिया था। अगर उससे बेहतर इनके पास कुछ है तो अब ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव को लेके सरकार के पास जाए, ना कि केवल चिट्ठी लिख के या बयान दे के राजनीति करें। एक तरफ तो ये कह देते हैं कि जब तक कानून वापिस नहीं तब तक घर वापिस नहीं, दूसरी तरफ ये कह देते हैं कि साहब हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हमें ये समझना होगा कि किस तरह की राजनीति होती है। अभी यहाँ पे किसान संगठन के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि साहब मोदी जी गुजरात के किसानों से मिल लेते हैं, दूसरे प्रदेश के किसानों से मिल लेते हैं, लेकिन हमसे बात नहीं करते। हालांकि ये भी बड़ा झूठा बयान है, राजनीति से प्रेरित बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के किसानों से मिले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप ये बात बोलते हैं तो आप स्वयं ये बात मानते हैं कि एक तरफ जो आप बार बार बोल रहे थे कि ये तो पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, ये तो पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, तो आप स्वयं ये मान रहे हैं कि गुजरात और दूसरे राज्यों के किसान इसमें शामिल नहीं है। ये केवल क्षेत्र विशेष के कुछ लोग जिनको आपने भ्रमित किया हुआ है वो शामिल है, ये आप खुद मान रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, इनको चुप कराए। आयुष, एक तो आवाज क्लियर नहीं आती, इन्हें चुप कराए, डिस्टर्ब ना करें। अरे भाई चुप हो जाओ, भाटी जी चुप हो जाओ जरा, अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिएगा। अरे अपनी बारी पे बोलिएगा भाई, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा तब बोलिएगा, आपका समय जब आएगा मित्र तब बोलिएगा, बीच में डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पे बोलिएगा। ये अभी ये कह रहे थे कि साहब देखिए वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन तो तिजोरी में बंद है। अरे राकेश टिकैत से पूछ लेते, अगर वैक्सीन तिजोरी में बंद थी तो उनको कैसे लग गई, इनसे सवाल पूछ लेते। ये तो देखिए आयुष हो क्या रहा है, ऐसे वातावरण के अंदर आंदोलन किए करने की बात कही जा रही है, जब सरकार लगातार कोशिश कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में ये कोरोना जैसी महामारी के फैलाव को रोके। एक तरफ सरकार प्रयासरत है, दूसरी तरफ ये राजनीति की अवसरवादिता की प्रकाष्ठा है कि ऐसे हालात में भी कुछ राजनीतिक दल, जैसे कि आपने संख्या 14 बताई, कुछ राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं,
होना तो ये चाहिए था कि कोरोना की इस महामारी का फैलाव ज्यादा न हो, भयानकता ज्यादा ना आए, तो ये राजनीतिक दल अपील करते कि साहब इस महामारी के दौरान आप इसको स्थगित कीजिए, जैसे कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो अब ये कह रहा है कि जी हम इनके साथ, हालांकि साथ तो पहले दिन से ये तो सबको पता है, लेकिन अब वो खुल के साथ है। तो इस तरह की जो राजनीतिक अवसरवादिता दिखाई जा रही है, उसकी ये प्रकाशा हमें नजर आ रही है। अब देखिए आयुष, समझना ये होगा कि विरोध किसका किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो वो राजनीतिक दल जो जब भी सत्ता में आए, जब जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, उन्होंने लगातार किसानों के ऊपर, जब भी किसान आंदोलन के लिए गए, किसानों ने कोई मांग रखी, उन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। देखिए, मैं यहाँ पे उदाहरण देके बताऊंगा, 1988 में मेरठ में, भाटी जी जानते होंगे, कांग्रेस की सरकार थी, भाटी जी किसानों के ऊपर गोली चली थी या नहीं चली थी, आप बता दीजिएगा। 2012 में महाराष्ट्र के सांगली में किसानों के ऊपर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई थी, नहीं चलाई थी, भाटी जी बता दीजिएगा। 2007 में जो लाल झंडे वाले वेस्ट बंगाल में, उन्होंने किसानों के ऊपर गोली नंदीग्राम में नहीं चलाई थी, बता दीजिएगा। 1998 के अंदर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने किसानों पे गोली नहीं चलाई थी, बता दीजिएगा। लोनी बॉर्डर के ऊपर जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन करने आए थे, किसानों पे गोली नहीं चली या चली, ये बता दीजिएगा भाटी जी। हरियाणा के अंदर कादवा के अंदर बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, किसानों पे गोली चली थी, ये भी आपको पता होगा। असंध के अंदर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, किसानों पे गोली चली, ये भी आपको जानकारी होगी। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक दल आज इनकी अभिलाषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, जब भी उन राजनीतिक दलों को सत्ता में मौका मिला था, उन्होंने किसानों पे गोली चलाई। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, आयुष उसको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आते हैं मोदी जी, लगातार किसान हित के अंदर योजनाएं बनती हैं। देखिए, किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना जाएंगे, ये योजना किसने कौन लेके आए? मोदी जी। किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे, किसानों को उसका लाभ होगा। कोरोना काल में भी सरकार ने 2 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट अत्रे जी, लेकिन फिर भी किसान बैठा है 6 महीने से, ये समझ से परे है। बार बार आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, इनके अपने मंतव्य हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना इसका। 6 महीने हो गए, वो तो कह रहे हैं 6 साल तक बैठे रहेंगे। अल्टीमेटली उससे सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये किसान जो बैठे हैं वो खुद प्रभावित हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हैं, सरकार भी प्रभावित है, सब कोई प्रभावित हो रहा है। भाई हल तो इसका ढूंढना होगा ना प्रवीण जी, और मुझे लगता है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पंजेटा जी को मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगा अत्रे जी। पंजेटा जी 6 महीने पूरे हो गए, हल की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? आयुष जी, देखिए, बात 6 महीने की नहीं है, बात आप ये देखिए, किसान जो है अपनी बात के ऊपर अटल है। अगर किसान जो है वो खुदकुशी कर सकता है, और 400 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारी पार्टी में 99% किसान हैं। हमने जुलाई में, जैसे मैं हर बारी कहता हूँ, 2020 से हम इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हमने इस पे कभी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे जो नेता, उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि आप कोई झंडा मत लगाइए, पार्टी का इससे कुछ नहीं है, ये आपकी रोजी रोटी है, आप किसानी है, किसानी आपका धर्म है, यहाँ कोई जात नहीं, यहाँ कोई पात नहीं, और अगर ये सदा हमें नुकसान करेगा किसानों को, तो आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। चाहे अक्टूबर में जब पिपली कांड हुआ, तब में इंडियन नेशनल लोकदल के, मैं उन्हें वर्कर कहूंगा, लेकिन वो पहले किसान है, वहां से लेके हर जगह पे इंडियन नेशनल लोकदल से जो भी जुड़ा है वो पहले किसान है, उसका धर्म किसानी है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। आज भी हमारे जो हैं किसान, लाखों किसान जो हैं, वो हर मोर्चे पे मोर्चा संभाले हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी करे ना करे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजनीति से ऊपर होके, क्योंकि इसमें नुकसान किसान का होगा। दूसरी पार्टियों की लगातार कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरीके से इनको बांट दें, इनको तोड़ दें, इनकी संख्या कम और किसी तरह इस किसान आंदोलन को खत्म कर दे। लेकिन मैं आग्रह करूंगा सारे के सारे जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल के खासकर जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, आप किसी की बातों में आके अपने विचलित ना होइए। अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ क्या है, कोई आपको गलत बोले या कुछ भी बोले, आप अपना मोर्चा संभाले रखिए। ये जनता फैसला कर देगी किसने क्या बलिदान किया, किसने सिर्फ बातें करी, कौन राजनीतिक मंच पे कहाँ गया। आपकी पार्टी जो है वो बहुत निखर के इसमें आई है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, हर एक मोर्चे पे किसान बैठा हुआ है, वो सबसे पहले किसान है। हाँ, अब ये मैंने आपसे ये बात क्यों कहता हूँ ये बार बार,
कहीं ना कहीं अगर ये राजनीति की बात आएगी तो ये जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं ये कह देंगे ये राजनीतिक है आंदोलन। ये राजनीतिक आंदोलन ना बने, इसी वजह से हमने इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं दिया। अब मैं दूसरा इस बात पे आना चाहूंगा आयुष जी, आप ये देखिए, आप शायद पता नहीं मुझे गए हैं कि नहीं गए, मगर मैं बॉर्डरों पे गया हूँ। अगर ये कोरोना महामारी ना भी होती ना आयुष जी, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है जिस तरीके से, लेकिन फिर भी किसान डटा हुआ है। वो मर जाएगा, वो गोलियां भी खा के मर जाएगा। अगर इन्होंने गोलियां चलानी है, गोलियां चला लो, वो हटेगा नहीं वहां से। तो अगर सरकार ये सोच रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसान चाहे कोरोना से मरता है, सरकार को कोई तरस नहीं आएगा उसके ऊपर। गोलियों से मरता है, भूख से मरता है, बीमारी से मरता है, किसी भी चीज से मरता है, सरकार में कोई इनमें दया नहीं है। अगर देखिए, अभी पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था, अभी अखबारों की सुर्खियां भी बनी, ये मेहुल चौकसी जो है ये भाग गया। किसानों का ये लोन माफ नहीं करते। जब मैं कहता हूँ उद्योगपतियों का लोन माफ किया, बैड लोन माफ किए, अखबारों की जब वो सुर्खियां बनती हैं, तब परवीन अत्रे जी ऐसे खाने को पड़े कि कहाँ उनका लोन माफ किया। अब आप चलो, आप एक बड़े पुराने प्रवक्ता हैं, आप पता कीजिए सारा का सारा, आपको सारी जानकारी है। लेकिन इतना ही दर्द अगर आप किसानों के लिए उठाते, जितना आप को गुस्सा आया कि भाई उद्योगपतियों का नाम क्यों ले दिया, आप किसानों के लिए भी आवाज उठाइए ना, तब तो पता चले कि भाजपा किसानों की हितैषी पार्टी है। अब इन्होंने कहा 6,000 रुपए। परवीन अत्रे जी कितना आता है आप बताएंगे? 500 रुपए महीना आता है ना। एक मजदूर की मजदूरी दिन की 500 रुपए है। आप चलो, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि आपने कुछ कोई कदम उठाया, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं ना कि 500 रुपए महीना किसान को दिया, तो एक दिन की मजदूर की 500 रुपए, आप 500 रुपए महीना किसान को देके, और फिर बीमा में जब आप बीमा योजना में उसके खाते से 900 रुपए काटते हो जबरदस्ती, वो भी देखिए परवीन अत्रे जी। आज के जो हालात है उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो सरकार है। अगर सरकार, ये देखिए क्या है, आप दोनों हाउस बुलाइए, रिपील कर दीजिए, किसान उसी दिन उठ जाएगा। अगर आपको लगता है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कतें बहुत है, एक दिन आप अपना कैमरा की टीम भेजिए, अपने जो आपके वहां पे जर्नलिस्ट हैं, आप सबको भेजिए। आप एक दिन सिर्फ ये सर्वे क्यों नहीं कराते कि किन हालातों में किसान रह रहा है? तब आपको समझ में आएगा किसान किन दिक्कतों से पेश हो रहा है, कितनी दिक्कतें किसान के ऊपर। पंजेटा जी, ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस समय कोरोना के काल के बीच में हो सकता है कि कुछ आप रिपोर्ट्स मिस कर गए हों, लेकिन हम लोग बराबर वहां पर जा रहे हैं, हमारे रिपोर्ट्स और हमारे सहयोगी सब दिखाते हैं, और शायद इतना कंसर्न हम लोग हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि जितना इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने चर्चा की है किसान आंदोलन को लेकर के, किसी चैनल ने नहीं की होगी। बराबर हम लोग समझ रहे हैं समस्या, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं समाधान निकले। केसी मलकानिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि आप कई बार चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं और आपने हर बार एक बात कही है कि एक कदम ये आगे बढ़े, एक कदम वो आगे बढ़े, तभी इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मलकानिया जी, अगर किसान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम लोग बातचीत के लिए चलिए तैयार हैं, तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि ये दो तरीके का हम इसका एस्पेक्ट समझ सकते हैं? एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि आप वापस ले लीजिए कानून, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि चलिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बातचीत होगी किस बात पर? ये जो बात अभी परवीन अत्रे जी ने कही वो सवाल है। दूसरा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से वो जो एफर्ट होने चाहिए पॉजिटिव, वो आपको नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम हल की ओर, समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आज 6 महीने के बाद आप इसका आकलन कैसे करेंगे? आयुष जी, हम सभी जो जितने भी लोग हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई काम करता है, सभी किसी न किसी तरह से किसान से जुड़े हैं, किसान परिवार से आते हैं, इसलिए सभी के हमदर्दी जो है वो किसानों के साथ है। परंतु अगर किसान ये कह दें कि कानूनों को वापस लो, तभी बात होगी, तो बात नहीं बनती। जी ने कह दिया कि हम बैठे हैं, किसान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मई 2024 तक बैठे हैं, तो सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ता है, भाई हम बात करेंगे क्या। अगर इन्होंने ये ठान ही लिया है कि 2024 तक बैठेंगे और जब तक चुनाव नहीं हो जाते अगले चुनाव देखेंगे, सरकार पलटती है कि तब तक चलेगा, तो बात नहीं होती। परंतु सरकार को भी चाहिए थोड़ा सा, काफी नरम रुख अपनाया। इसको मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने नरम रुख नहीं अपनाया, उसने कानूनों को सस्पेंड भी कर दिया, और जो पराली जलाने के जुर्माना था वो भी खत्म कर दिया, बिजली का कानून को भी वापस लेने का कई जगह झुके। परंतु किसान 11 दौर तक तो ऐसा लगता था कि अब 50% हमारा हल हो गया, पर उसके बाद यस और नो की जब बात चल पड़ी तो थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो अगर आपने बात ही नहीं करनी तो क्या है। परंतु अब किसानों की ओर से एक सकारात्मक रुख
नजर आया कि हमसे बात करो, हो सकता है हम झुक जाएं, बात में कुछ ना कोई बात निकले, हम वहां से थोड़ा पीछे हट जाएं, कानूनों को वापस लेने की जगह कुछ ना कुछ समाधान की ओर निकले। क्योंकि अब कोरोना का काल है, सब लोग दुखी हैं, कोरोना फैलता है, अगर लोग घरों में बंद हैं और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है तो उससे बीमारी फैलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि किसान भी थोड़ा नरम रुख अपनाए और सरकार जो है, एक बार अगर इन्होंने अपील की है कि हो सकता है आप बात तो करो, हो सकता है कोई ना कोई समाधान निकले, इसका मतलब इनके दिल में भी थोड़ी सी ये बात है कि समाधान निकल जाए तो हम घरों को चल जाएं और ये जो कानून है इनमें कुछ संशोधन हो जाए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर इन्होंने लेटर लिया है तो उसका जवाब दो और इनको बुला लो टेबल पे। अगर 11 दौर की 12 की बात हुई है, एक दौर की और करके देख बिल्कुल लो। बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी कही है केसी सरकार मुल्तानिया जी, मैं इस पर को रिएक्शन जरूर लूंगा प्रवीण अत्रे जी का, भले ही उसके कुछ भी एस्पेक्ट्स हों, लेकिन अगर किसान कह रहा है तो एक वार्ता तो और हो सकती है। ब्रजेश भाटी जी, यहीं से मेरा सवाल है, चूंकि अगर आप लोग ये कह रहे हैं और आज भी इस बात को आप लोगों ने दोहराया, आपने भी इस चर्चा में कहा कि कानून वापसी तक तो आप नहीं जाने वाले हैं, फिर क्या बातचीत करेंगे? क्योंकि आपने तो एकदम कह दिया अगर कानून वापस तो फिर बातचीत का मसला ही खत्म। आयुष जी जैसे बता रहे थे माननीय प्रवीण जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने 1.5 साल सरकार इसको सस्पेंड कर रही थी, ये कर रही थी। मुझे ये बताइए, जब पिछले साल ये कानून आए थे तो क्या समय था? उस समय कोरोना का समय था। कानून कहाँ पास होते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में ताली बजाकर कानून पास किए गए। किसके लिए इतनी जल्दी थी सरकार को, मुझे बता दीजिए। और एक ऐसा कानून जो पूरी दुनिया अपने लिए मांगती है, और ये देश में ऐसा कानून आया है जिसको जबरदस्ती किसान पे थोपा जा रहा है। नहीं जी तुम लीजिए, तो बच्चा, आप किसी बच्चे को बाजार ले जाएंगे, जो कुछ मांगेंगे अभी तो दोगे आप, नहीं उसको आप जबरन जाओगे, नहीं इसी को लो। सरकार इस तरह किसान का व्यवहार कर रही है। सरकार से किसान ने नहीं मांगे ये काले कानून, पता नहीं क्या हुआ। ये आप हरियाणा का चैनल चला रहे हैं, आपको सारी चीजें जानकारी होंगी। हरियाणा में कितनी जगह ऐसे वेयर हाउस इन उद्योगपति अडानी अंबानी के लिए बना दिए गए। क्या लगता है क्या कोरोना काल में जरूरी था इस कानून को लाने का? जब पता थी कि पिछले साल विपरीत स्थिति ठीक नहीं थी, आदमी मर रहे थे, सब लोग अपने घर में कैद थे, बैकडोर से क्यों कानून लाई सरकार? और हम आज भी इस चीज के लिए नरम रुख अपनाए हुए हैं। हम 6 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं। बता दीजिए हमने कब सरकार के लिए कहा है कि भाई हम वार्ता नहीं करेंगे? हम पहले से ही कहते आ रहे हैं और हमने नहीं ब्रजेश जी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना। वार्ता तो देखिए, वार्ता का मतलब यह होता है कि किसी बात पर सहमति बन जाना है, या फिर 2 कदम आपके 2 कदम उनके, या 1 कदम आपका 2 कदम उनके। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मुद्दा ये था, आपको इसको हटा देना है, यानी कि ये कानून आप वापस ले लें, फिर तो बातचीत के लिए क्या बचता है? कानून वापसी के बाद तो भी आप लोग कर ही जाएंगे ना अपने, उसके बाद क्या बचता है इसमें? फिर वार्ता क्या करनी है? कानूनों में क्या गलत है? इन कानूनों में सारा ही गलत है। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसान मजदूर बन के नहीं रह जाएगा। ये बात तो आप लोग ब्रजेश भाटी जी कह ही रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, ये तो मुझे भी जानकारी है कि आप लोग बार बार कह रहे हैं। आपने जब ये कह दिया कि इस कानून को आप वापस ले लीजिए और बिना वापसी लिए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, तो यहाँ से तरफ बचता क्या है? या तो सरकार ये कह दे कि हमने कानून वापस ले लिए हैं। अगर सरकार ये कह देगी तो फिर तो वार्ता का कोई मकसद ही नहीं बचा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो मतलब आप ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किसी बात पर सहमति बन सकती है, कुछ संशोधन अगर हो तो आप लोग मानने के लिए तैयार हैं। ब्रजेश भाटी जी तो बन सकती है। अब ये सरकार के लोग कहते हैं विपक्ष को मौका दे रहे, आप क्यों दे रहे विपक्ष को मौका? आप इनको रद्द कर दीजिए, आप हटा लीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा, नहीं विपक्ष को मौका मिलेगा, नहीं पक्ष को मिलेगा, शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा। नहीं ब्रजेश भाटी जी, मैं फिर वही समझना चाह रहा हूं, अगर कुछ संशोधन या जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर बातचीत होगी ना, फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है? इससे कम होएगा ही नहीं, क्योंकि इन काले कानूनों में इतनी खतरनाक चीजें हैं, अगर ये लागू हो गए तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो फिर वार्ता किस बात की है ब्रजेश भाटी जी? फिर तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपना पक्ष रख दिया था, आपने भी बता दिया है, फिर तो बैठना पड़ेगा, फिर ये आंदोलन चलता रहेगा। 6 साल बैठना पड़ेगा। तो फिर वार्ता के लिए आपने, फिर वार्ता क्या करनी है? आप लोगों ने जो पत्र लिखा ना, जो आप कह रहे हैं, जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने भी कहा कि हमने वार्ता के लिए कहा है सरकार को, वो वार्ता क्या है? वो क्या वार्ता होनी है? वार्ता ये है कि कानून रद्द हो। अच्छा, ये कहना है आपको प्रवीण अत्रे जी? ठीक है, ठीक है। आयुष, मुझे लगता है कि भाटी जी की बात से, राकेश टिकैत के बयान से ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि किसी तरह की वार्ता नहीं चाहते, केवल हठधर्मिता है और राजनीति करने की सरकार की है। देखिए आयुष, हो क्या रहा है, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से 26 जनवरी के बाद जो राजनीतिक दल पर्दे के पीछे थे वो पर्दे के सामने आ गए।
लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, जो राकेश टिकैत का आपके कॉरेस्पोंडेंट जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें राकेश टिकैत ने 2 बातें बोली थी। आयुष, मैं उन पे बात जरूर करना चाहूंगा। देखिए, किस तरह की गलत फहमी या यूं कहिए किस तरह का झूठ, मतलब जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी नतीजे आए, उन चुनावी नतीजों पे राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और वो हमारी वजह से आ। भूलना नहीं चाहिए कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे पश्चिम बंगाल, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 70 से ज्यादा विधायक जीते। और जो राजनीतिक दल आपके राजनीतिक आका हैं, वो 40 से 0 पे आ गए। कांग्रेस 40 से 0 पे चली गई, जो कम्युनिस्ट है वो 24 से 0 पे चले गए। मतलब आपके राजनीतिक आका 0 पे चले गए, भारतीय जनता पार्टी 3 से 70 से ज्यादा हो गई, और फिर भी कह रहे देखिए साहब हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। क्या इससे इनकी मंशा का पता नहीं लगता कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अब दूसरी बात, अरे भाई इनको बीच में मत बोला करो, भाटी जी चर्चा कर लो, अपने टाइम पे बोलो। देखिए भाटी जी ने यहाँ 2-3 बातें बोली। भाटी जी कह रहे कि ये कानून बैक डोर से पास कर दिए। सब जानते हैं कि जब लोकसभा में कानूनों पे चर्चा हुई थी तो इनकी राजनीतिक आका पार्टी के नेता राहुल गांधी लोकसभा में चर्चा में शामिल नहीं थे। दूसरी बात, संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास हुए। राज्यसभा के अंदर संविधान में प्रावधान है वॉइस ऑफ वोट्स का, उसके अनुसार पास हुए। और अगर अभी लगता है कि गैर कानूनी ढंग से हुए तो साहब उसके लिए कोर्ट पड़ा है, आप कोर्ट में क्यों नहीं चले गए अगर आपको ऐसा लगता है। अब दूसरी बात, जो यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही, वेयर हाउस। साहब इनको पता ही नहीं है कि 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी से समझौता किया था स्टोरेज करने का, जिन वेयर हाउस का आप जिक्र करते हो। लेकिन राजनीतिक आका की कांग्रेस पार्टी, राकेश टिकैत जो है राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बारे में आप बोलेंगे नहीं, आप उनके इशारे से काम कर रहे हो सारा। अब बात आ जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब किसान मर रहा है पर इनके दिल में दया नहीं है। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं, मैं जब भी चर्चा में आता हूं आयुष, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो जानकारी दूं जो किसान भाइयों के लिए उनकी जानकारी के लिए अच्छा हो। लेकिन जिस तरह की बात यहाँ पे कही, तब मैं एक बात जानना चाहता हूं, दिल में दया किसके नहीं है? वो राजनीतिक दल जो किसानों को उनकी मांग उठाने पे गोली मार देता है, उसके दिल में दया नहीं है? या वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की एमएसपी के अंदर लगातार वृद्धि करती है? 2014 से लेके आज तक की मैं बात करूं आयुष, गेहूं के ऊपर 41% की वृद्धि, मतलब लागत पे 104% लाभ दे रही है। धान के ऊपर 43% की वृद्धि, ज्वार पे 74% की वृद्धि, चने पे 65% की वृद्धि, मसूर दाल पे 73% की वृद्धि, मूंग दाल पे 60% की वृद्धि। मतलब जो राजनीतिक दल सत्ता में आके किसान को इस तरह का लाभ देता है कि कहते हैं उसके दिल में तो दया नहीं है। हरियाणा की बात करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के अंदर 2 अनाज, धान और गेहूं जो केंद्र सरकार खरीदती है, उसके अलावा 7 अनाज और एमएसपी पे खरीदते हैं जो इससे पहले सरकारें नहीं खरीदती थी। मूंग की खरीद कभी एमएसपी पे नहीं हुई, मनोहर सरकार ने की थी। ये कहते हैं इनके दिल में तो दया नहीं है। बाजरा जो 2150 रुपए एमएसपी पे हरियाणा सरकार ने खरीदा, जबकि राजस्थान ने नहीं खरीदा, पंजाब ने नहीं खरीदा, तो ये कहते हैं कि साहब इस सरकार के दिल में दया नहीं है। और जो सरकार, लेकिन प्रवीण जी इसका काउंटर तो ये लोग बार बार, चूंकि इस चर्चा के दौरान आप हर बार इस बात को कहते हैं और इस पर विपक्ष हमेशा ये कहता है कि आप कहते तो हैं लेकिन वो खरीद होती कहाँ है, वो एमएसपी पर होती नहीं, वो एमएसपी मिलता नहीं। इसीलिए साहब हमको एमएसपी पर भी कानून बना के दीजिए, कोई एमएसपी से कम पर खरीदे तो उसको जेल होगी। यही तो इनकी डिमांड है ना प्रवीण अत्रे जी। आपको याद होगा आप ही के साथ चर्चा में मैंने इससे एक बात कही थी, दोबारा रिपीट करता हूं। जो ये बार बार एक बात कहते हैं कि साहब एमएसपी पे कानून बनाइए, देखिए ये बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है, और अगर ये प्रैक्टिकल होता तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं, वो सत्ता में भी रहे हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात करें जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी देवीलाल की बात करें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने क्यों नहीं बना दिया एमएसपी पे कानून? उन्होंने क्यों नहीं मांग उठाई आज तक, जब तक वो रहे उन्होंने क्यों मांग नहीं उठाई एमएसपी पे कानून होना चाहिए? उन्होंने क्यों नहीं एमएसपी पे कानून बनाया? क्योंकि ये लोक लुभावन बात है। आप एक बात समझिए, आज देश के अंदर लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है आयुष। अगर एमएसपी पे कानून बना दिया जाए तो सरकार को 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और सरकार का जो बजट है वो 30 लाख करोड़ रुपए का है।
अगर उसके अंदर से 17 लाख करोड़ रुपए केवल खाद्यान्न खरीद पे एमएसपी कानून की वजह से सरकार खर्च करेगी, तो अस्पताल कहां से बनेंगे, सड़कें कहां से बनेगी, जरूरी सुविधाएं जो है वो कहां से मिलेंगी? आप इस चीज को समझिए, ये इनको पता है। इससे पहले जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, बड़े बड़े किसान नेता हुए, उन्होंने क्यों नहीं बना दिया ये कानून? बना देना चाहिए था। वो तो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तब भी उन्होंने ये कानून क्यों नहीं बनाया? आप समझिए राजनीति कहाँ हो रही है। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कहना चाहूंगा। मेरा जो आईएनएलडी के मित्र हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है। वो बार बार एक बात कहते हैं कि साहब हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है आप राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते तो आप राकेश टिकैत की स्टेज पे क्या करने गए? मुझे ये बात बताइए, अगर आप राजनीति करना नहीं चाहते तो आप राकेश टिकैत को बड़ा किसान नेता मान के उसके पीछे क्यों जाके खड़े हो गए? आप तो बहुत बेहतर जानते हैं कि राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, उसकी जमानत जब्त हो चुकी है 2 बार वो, और आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े चौधरी हैं, आपने राकेश टिकैत को इतना चौधरी मान लिया। ऐसा क्यों हुआ अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते? यही बात मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि वो राकेश टिकैत की स्टेज पे जाते हैं, राकेश टिकैत के प्रोग्राम में जाती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ आप कहते हैं आप राजनीति नहीं करते, दूसरी तरफ आप यहाँ बैठ के अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि साहब आप डटे रहिए। अरे जब आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं टीवी पे अपने कार्यकर्ताओं से कि आप डटे रहिए, अब इसी जगह राजनीति क्या होती है और क्या होती है राजनीति? और इस कोरोना काल में, इस कोरोना काल में तो होना ये चाहिए था कि आप ये कहते हैं कि भाई कोरोना काल है, कोरोना वायरस बुरी तरह फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है, लोगों के जीवन पे संकट बना हुआ है। चलिए पंजेटा जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। पंजेटा जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप डटे रहिए, आप भीड़ इकट्ठी कीजिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है पंजेटा जी, बीच में बहुत बोलते हो आप, तुमने जैसे बंगाल में कहा था ना, बीच में बहुत बोलते हो भाई। ठीक है पंजेटा जी, पंजेटा जी ठीक है। रुकते ही नहीं तो बोले नहीं, क्या देना चाहूंगा। अरे वो तो एंकर बताएगा ना भाई कौन कब रुकेगा, ये एंकर का काम है बताना। तुम अपनी सारी बातों को सच कर रहे हो। अरे भाई एंकर का काम है बताना, भाटी जी आपका काम नहीं है। चलिए पंजेटा जी को बोल लीजिए, भाटी जी मैं आऊंगा आपके पास। पंजेटा जी। आयुष जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, सभी का मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे अभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे समय दीजिएगा। इन्होंने बात कही हम एमएसपी दे रहे हैं, जैसे 48 घंटे में किसान की ये पेमेंट कर रहे थे, हाँ उस हिसाब से तो मुझे लगता है एमएसपी सच में दे रहे हैं। धनखड़ जी की वो फोटो याद है आपको, जो 1925 रुपये आज से 7-8 साल पहले मांगते थे, उस हिसाब से तो एमएसपी आज की डेट के अंदर 2800 बनती है। अगर आप 50% लगाएंगे उसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, तो जो धनखड़ जी कपड़े उतार के आज से 7-8 साल पहले मांग कर रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य का, तो उस हिसाब से तो 2800 बनता। आप दे दीजिए उतनी एमएसपी जितना आज से 7-8 साल पहले धनखड़ जी मांग रहे थे। और इन्होंने 2-4 बातें अभी बंगाल का इन्होंने कहा। हाँ, पहले मैं राकेश टिकैत जी वाली बात का जवाब दे दूं। संयुक्त किसान मोर्चा में जो भी नेता जिस भी बॉर्डर पे, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा का, जहां जरूरत पड़ेगी, पहले तो चौधरी अभय सिंह चौटाला 1500 गाड़ियों का काफिला लेके गए थे, इस बार हम 3 या 4000 गाड़ियों का काफिला लेके जाएंगे। अगर सरकार कुछ गलत करने की कोशिश करेगी, ये हित किसान का है, ये राजनीति नहीं है। अत्रे जी, आपको यही समझ नहीं आ रही, ये किसान का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी उसमें जो हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, हम ये नहीं चाहते। आप ये बताइए, कहीं पे इंडियन नेशनल लोकदल का आपने झंडा देखा? कहीं पे बैनर देखा? किसी लंगर में, किसी टेंट में, किसी ट्रॉली पे, कहीं पे नहीं है। हमारे तो कहीं पे भी हमने झंडा नहीं लगाया। अब इन्होंने बात की बंगाल के चुनाव की। अरे अत्रे जी, आपको बताऊंगा मोदी का मैजिक जो है वो आप मान लीजिए वो फेड अवे हो चुका है, जिसके बलबूते आपकी नैया चल रही है। 835 सीटों पे चुनाव हुआ था अभी 5 राज्यों का, आप 152 पे सिमट के रह गए। आधी तो ले लेते, 40% ले लेते, 30% ले लेते, 20% तो ले लेते। केरल जैसे जगह पे आप ये देखिए दबदबा किसका रहा, क्षेत्रीय पार्टियों का। जितना दबदबा क्षेत्रीय पार्टियों का रहा, इन्होंने भारतीय कांग्रेस आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। तमिलनाडु में बंगाल में गलत आंकड़े नहीं है। आप जैसा प्रवक्ता झूठ ना बोले, आप अच्छे प्रवक्ता हो। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में असम में सरकार बनाई, पुडुचेरी में बनाई, वेस्ट बंगाल में एनआरसी की वजह से सिर्फ असम में
आपने एनआरसी की वजह से असम में आपका सिर्फ दाव लग गया, उसके अलावा आपका केरल में खाता भी नहीं खुला। हर जगह क्षेत्रीय पार्टी जीतती है। सिर्फ 152 सीट। अरे भाई, 850 में से बनाई है भाई। अरे अत्रे जी, टोटल 152 सीट आई है आपकी, ये तो मानते हैं। मुझे हैरानी होती है, 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, एक राज्य में। चलो अत्रे जी, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। चलिए ठीक है, चुनाव की चर्चा नहीं है, किसानों पर रहते हैं। देखिए उससे समय की बर्बादी हो रही है, किसान पर रहते हैं ना, थोड़ा सा किसान सेंट्रिक रहते हैं। पंजिता जी, किसानों पर चर्चा करें। अब मैं बिल्कुल अब मैं किसानों पे, आप भाटी जी 2 मिनट मेरे को दीजिए, मेरे को वक्त नहीं मिला, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अब आप ये देखिए कि ऐसी हालत, इनके किसानों को तो ये तंग कर रहे हैं। आप कहते हैं कोई एक कानून वापस ले लीजिए, अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाले के ऊपर चलो समझौता किसान कर भी ले, जहां पे होर्डिंग नहीं। आप ये देखिए अभी कोरोना काल में जितने भाजपा के नेताओं ने दवाइयां इकट्ठी करके रख ली, अब वो जब दवाइयां इकट्ठी करके रख ली, मार्केट में उसकी शॉर्टेज आ गई। जो भी चीज की होर्डिंग होती है, अभी चाहे गुजरात में सीआर पाटिल ने की हो, चाहे यहाँ पे गौतम गंभीर ने की हो, उनको फटकार लगी हाईकोर्ट से। अरे अब किसी भी जरूरी वस्तु की, किसी भी देवेंद्र फडणवीस ने करी महाराष्ट्र में, अरे किसी भी आप जरूरी वस्तु की होर्डिंग करेंगे, वो जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो डिबेट था उसमें जिक्र किया था कि हम बांग्लादेश से भी नीचे आ जाएंगे, पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ दिया। आज बेरोजगारी और महंगाई है वो चरम सीमा पे है। अप्रैल से महंगाई जो दर है हमारी 7.40% से बढ़कर 10.50% पे आ गई है, जो कि 8 साल में सबसे अधिक है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। फ्यूल पावर सेक्टर में जो इन्फ्लेशन है वो 10.25%, 10.25% हो गई है। पंजेटा जी, इसके लिए तो जनता है ना, ये तो जनता के ऊपर छोड़िए ना। जनता अगर इनसे निराश है, परेशान है, तो जनता इनको जवाब दे देगी। अभी आपने आंकड़ा चुनाव का भी रख दिया है। मैं सोच रहा हूं कि किसान के ऊपर थोड़ा रह लेते हैं। देखिए ये तो रेलिवेंट आप बार बार उठाते रहते हैं ना, इन मुद्दों को जनता पे छोड़िए। किसान का हल क्या है? समझौता करना है या फिर किसी बात पर सहमति बनानी है, तो कुछ संशोधन, कुछ 2 कदम आगे ये, 2 कदम ये, ऐसे ही तो होगा ना। या ये कह करके कि आपको कानून साहब वापस लेने पड़ेंगे, इससे कम पर हमको कुछ मंजूर नहीं है, तो उम्मीद क्या है? पंजेटा जी। आयुष जी, ये कानून जो है आपको भी, चलो ठीक है आयुष जी, आप एंकर है, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, मगर आयुष जी आम जनता ये समझ चुकी है, जिनका ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। आज हर जनमानस परेशान है। ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो किसान वापस घर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। केसी मलकानिया जी, अभी जो बात ब्रजेश भाटी जी ने कही, वो आगे भी तय करेगी। ब्रजेश भाटी जी ने जो बात अभी कही कि आपको लग रहा है, चूंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब तक कानून वापसी नहीं होगी, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी नस्लों का सवाल है, तो फिर वार्ता क्या है? फिर वार्ता क्या होनी? क्या हम इंतजार करें? मलकानिया जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप देख रहे हैं कि हमको इंतजार करना होगा कि अब जनता फैसला करे? देंगे आप मेरे को? पिछली डिबेट में बात हुई थी कि ये जो किसानों के ऊपर जो है, उसका जो खरीद जो है, उसका जो मूल्य है वो किसानों के सीधे खाते में जाए। तो किसान अड़े थे कि नहीं, आड़ती के खाते में आना चाहिए, क्योंकि हमारा खून और मांस का रिश्ता है, इसलिए वहीं जाना चाहिए। परंतु बाद में समझौता हुआ, पंजाब में भी किसानों के खाते में गई, हरियाणा में भी गई। तो इसलिए जब बैठकर बात करते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बना लिया किसानों को। इसलिए अगर बैठकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझौते पर आ सकते हैं। किसानों को थोड़ा सा समझना चाहिए, जब कानून स्थगित है तो हम क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसान वापस लो। जब तक स्थगित है तब तक तो आप आंदोलन वापस ले लो, जब तक कोरोना ठीक आ जाएगा दोबारा आ जाना। अगर आप बैठकर बात करते हैं किसी समझौते पर, निश्चित पर आते हैं, थोड़ा बहुत तो झुको ना, थोड़ी सरकार झुकती है, थोड़ा आप झुको और देश का भी सोचो, जो लोग मर रहे हैं उनका भी सोचो। जो किसान यहाँ मोर्चे पर मर गए उनका देखो, जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को पूछो उनकी क्या हालत है। उनके लिए तो वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आगे से ये जो शहीदी है इसको छोड़ो, थोड़ा सा समझौते पे आओ और इसको थोड़ा सा झुककर इस समझौते करो और इसको, देश को कोरोना से बचाओ और किसानों को बचाओ। इसी में सभी की भलाई है और हर समस्या का हल हो जाता है, निकल जाएगा। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती फिर आंदोलन कर लेना, पर अब कोरोना के समय में थोड़ा सा
जनता पे भी रहम करो, बस यही मेरा निवेदन। चलिए भाटी जी, बहुत जल्दी से एक शार्पली रिएक्शन आपका। आयुष जी, मैं बता दूं, माननीय भाजपा के प्रवक्ता आत्रेय जी ने पूरी फहरिस्त खोल के दे दी कि इतना किसानों को दे दिया कि किसान कल से जहाज में उड़ना शुरू कर देगा। और जो यही आपकी तकलीफ है भाटी जी, इतना क्योंकि आप नहीं चाहते, इतना ये तो आपकी तकलीफ है कि अगर किसान मजबूत हो गया तो आपकी राजनीति कैसे चलेगी, कैसे आप किसानों को बदलाओगे, यही आपकी समस्या है। ये नहीं सोचा, इसलिए आप ये दुष्प्रचार करते हो। आपको ये मुझे एक बात बताइए भाटी जी, एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जब आपने बतौर किसान नेता किसी किसान का भला किया हो, एक उदाहरण बता दीजिए। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि बतौर किसान नेता आपने या राकेश टिकैत ने किसी एक किसान का भला किया हो, सिवाय राजनीति करने के। बताइए उदाहरण कि आपने किसी एक किसान का भला कर दिया, उस किसान को आपने माइक्रो इरिगेशन का ज्ञान दे दिया, उस किसान को आपने मॉडर्न एग्रीकल्चर का ज्ञान दे दिया, उस किसान की खेती आपने बेहतर कर दी। एक उदाहरण बता दीजिए, केवल राजनीति कर रहे हैं किसानों के। चलिए अब इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं आज इस आंदोलन को, लेकिन सवाल अभी भी देश के सामने बरकरार है कि आखिर इसका हल निकलेगा कैसे, और ये हल दोनों ही पक्षों को बैठकर और बैठकर बातचीत के जरिए ही निकालना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।